नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान अध्ययन के तहत उत्पादन कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में सबसे पहले एक शहर का अध्ययन के बारे में जानते हैं। उत्पादन की प्रक्रिया में 4 मुख्य तत्व होते हैं ना, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। उद्यमिता का मतलब समझ लो आप बिजनेस करने का हिम्मत है ना। ये केवल शब्द नहीं है बल्कि आर्थिक गतिविधियों से जुड़े महत्वपूर्ण विचार हैं जिनका प्रयोग यहाँ विशेष अर्थ में किया गया है। सामान्य रूप से श्रम को शारीरिक मेहनत माना जाता है, लेकिन यहाँ श्रम का अर्थ उत्पादन की प्रक्रिया में होने वाले किसी भी प्रकार के मानवीय प्रयास से है। यह प्रयास शारीरिक भी हो सकता है और मानसिक भी। कहने का मतलब ये कि श्रम शरीर से भी हो सकता है और मन से भी। उत्पादन के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि उत्पादन कैसे होता है, उत्पादन में अलग अलग तत्वों की क्या भूमिका होती है और उत्पादन से जुड़ी सामाजिक व्यवस्था कैसी होती है। हम यह भी जानेंगे कि श्रमिकों को उनके काम के बदले कितना पारिश्रमिक मिलता है और उत्पादन से होने वाला लाभ आखिर किसे प्राप्त होता है। इसे समझने के लिए हम रायपुर शहर का एक उदाहरण लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं इस पाठ को। बच्चों, रायपुर अगला टॉपिक जो है, रायपुर एक बढ़ता शहर है ना। तो रायपुर के बारे में जानते हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी और रायपुर जिले का मुख्यालय है। सन 2000 में छत्तीसगढ़ के अलग राज्य के रूप में बनने के बाद रायपुर उसकी राजधानी बना है ना। इसके बाद रायपुर का तेज़ी से विकास हुआ और सन 2011 में इसे भारत के प्रमुख नगरों के रूप में शामिल कर लिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न भागों में खनिज संसाधनों और वनों की अधिकता के कारण रायपुर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिल गया है ना। रायपुर इसके आसपास के क्षेत्रों में इस्पात और सीमेंट उत्पादन करने वाले बड़े उद्योग स्थापित हो गए। रायपुर केवल औद्योगिक नगर नहीं है बल्कि यह एक बड़ा व्यापारिक केंद्र भी है। छत्तीसगढ़ के विशाल वन क्षेत्र रायपुर को वन उत्पादों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र बनाते हैं। यानी जितने भी वन उत्पाद होते हैं, वनों से जो उत्पादन होता है वो रायपुर में आकर जो है व्यापारिक केंद्र बन जाता है, वहीं बिकता है ना। रायपुर भारत के मध्य पूर्वी भाग का एक महत्वपूर्ण नगर बन चुका है। रायपुर और आसपास का क्षेत्र और रायपुर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो चुका है। यानी रायपुर के साथ साथ उसके आसपास के जितने भी शहर हैं वो भी एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन चुका है। यह शहर छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न हिस्सों की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ आसपास के राज्यों के जैसे पश्चिमी ओडिशा के जिलों की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से भारत के कई बड़े शहर रायपुर से जुड़ा हुआ है। मुंबई को कोलकाता से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 रायपुर से ही होकर गुजरता है और राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 रायपुर को विशाखापट्टनम से भी जोड़ता है। इसके अलावा भोपाल, नई दिल्ली, मुंबई, भुवनेश्वर और नागपुर जैसे शहरों में भी रायपुर सड़क और रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है ना। पिछले लगभग 15 वर्षों में ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में लोग शहरों में आने लगे हैं। इसका मुख्य कारण है शहरों में मौजूद कारखानों, कार्यालयों और अन्य रोजगार के अवसर, बेहतर आर्थिक स्थिति, अच्छी सड़कें, यातायात की सुविधा और शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी सेवाएं भी लोगों को रायपुर की ओर आकर्षित करती है या खींचती है। छत्तीसगढ़ के नक्शे में रायपुर की शहरी आबादी के चारों ओर उद्योग, बाजार, सामाजिक सेवाओं के केंद्र फैले हुए दिखाई देते हैं। शहर के नक्शे में उत्तरी दिशा में औद्योगिक क्षेत्र स्थित है जहां छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों की इकाइयां स्थापित है। यानी ये रायपुर शहर का औद्योगिक हालचाल है ना। बच्चों, अब बात करेंगे रायपुर शहर में भूमि का उपयोग है ना। भूमि का उपयोग यहाँ कैसे होता है। रायपुर शहर में भूमि का उपयोग अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है। कुछ इमारतों का उपयोग उनके मालिक स्वयं रहने या काम करने के लिए करते हैं, जबकि अधिकतर इमारतें किराए पर दी जाती हैं। किराया इलाके और उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार से अलग अलग होता है। जिन क्षेत्रों में सुविधाएं अधिक होती है वहाँ किराया भी अधिक होता है। जैसे बाजार का अगर क्षेत्र है तो वहाँ पर किराया बहुत ज़्यादा रहेगा दुकान का, है ना। लोग व्यवसाय करने के लिए दुकानों को किराए पर लेते हैं। बड़े बाज़ारों,
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल में दुकानों का किराया बहुत अधिक होता है। आपको पता ही होगा, बड़े बड़े जो मॉल होते हैं वहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा कमाते हैं लोग, तो किराया भी वसूलते हैं लोग उनसे, है ना। वही दूसरी ओर छोटे दुकानदार और स्वरोजगार करने वाले लोग सड़क किनारे या कम किराए वाली जगहों पर काम करते हैं। जैसे छोटे लोग जो हैं सड़क के किनारे पर दुकान लगा लेते हैं या ठेला में लेके बेचते हैं। सरकार ने मनोरंजन के लिए भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव इसलिए दिया क्योंकि शहर में लोगों के लिए पार्क, खेल मैदान और मनोरंजन स्थल जरूरी होते हैं। इससे लोगों को आराम और रोजगार दोनों के अवसर मिलते हैं। यदि रायपुर शहर में रोजगार के अवसर बढ़ाने हो तो ऐसी योजनाएं बनाई जा सकती है जिसमें उद्योग, व्यापार, सेवाएं और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिले। इससे लोगों को काम भी मिलेगा और आय भी बढ़ेगी। शहर में भूमि और रोजगार का संबंध, यानी रोजगार और भूमि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शहर में रहने और काम करने के लिए केवल भूमि ही जरूरी नहीं है। जिन लोगों के पास अपनी ज़मीन या दुकानें नहीं होती वे किराए पर जगह लेकर काम करते हैं। कई लोग सड़क किनारे ठेले लगाकर अपना रोजगार चलाते हैं। आपने देखा होगा बड़े शहरों में कुछ लोग किराए पर दुकान नहीं ले सकते, इसलिए फुटपाथ पर ही सामान बेचते हैं। इसको भी आपने देखा होगा। शहर में ज़मीन का वितरण सभी के लिए समान नहीं है, मतलब सबको जगह नहीं मिल पाता शहर में ना काम करने के लिए या रोजगार चलाने के लिए। इसलिए शहर के विकास की योजना बनाते समय यह ध्यान रखना जरूरी होता है कि सभी लोगों को रोजगार और आवास के लिए पर्याप्त भूमि मिल सके। अब बात करेंगे हम श्रम की या मजदूरी की, जिसको लेबर कहते हैं। भूमि आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन केवल भूमि ही पर्याप्त नहीं होती है। उत्पादन के लिए श्रम भी आवश्यक है। श्रम से मतलब है मेहनत। श्रम से तात्पर्य मेहनत से है जो मनुष्य किसी काम को करने में लगाता है। यदि किसी व्यक्ति के पास अपना मकान नहीं होता तो उसे किराए के मकान में रहना पड़ता है। शहरों में रहने वाले बहुत से परिवार किरायों के मकान में रहते हैं, इसलिए उनका बहुत सारा जो है आय का पैसा जो है किराए में चला जाता है, यानी उसी में खर्च हो जाता है। तो अब बात करेंगे रायपुर में कम आय वाले परिवार के बारे में, है ना। रायपुर शहर में रहने वाले बहुत से लोग झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। नगर निगम में रहने वाले लगभग 40% लोग झुग्गियों में रहते हैं। इनमें से लगभग आधे लोग बाहर से आकर शहर में बसे हुए हैं, जैसे गांव से आते हैं लोग कमाने के लिए, है ना। सन 2012 में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि कम आय वाले परिवार शहर की ज़रूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी जो कम पैसा कमाते हैं वो शहर के ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ये लोग सेवा कार्यों में लगे होते हैं, जैसे घरेलू काम करना, ठेले लगाना, बोझा उठाना, दुकानों और कार्यालयों में सहायक के रूप में काम करना। गांव के लोग आकर शहर में शहर वालों का काम जो है आसान करते हैं। अध्ययन के अनुसार झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग महीने में औसतन 6,763 रुपये कमाते हैं ने महीने में ना। उनकी पूरी आय खाने पीने की चीज़ों जैसे गेहूं, तेल, सब्जी और किराए पर खर्च हो जाती है। वे भविष्य के लिए बचत नहीं कर पाते, इसलिए ज़रूरत पड़ने पर उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। 6,000 कमा रहे हैं महीने में तो कर्ज लेना ही पड़ेगा। शहर में मजदूर और रायपुर का उदाहरण, यानी शहर में एक मजदूर कैसी स्थिति होती है उसको समझते हैं ना। रायपुर शहर में उद्योगों और निर्माण कार्यों के बढ़ने से लोगों को रोजगार मिला है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों और अन्य राज्यों से भी लोग काम की तलाश में रायपुर आते हैं। शहर में दिहाड़ी मजदूर, अकुशल और कुशल श्रमिक बड़ी संख्या में काम करते हैं। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग काम के लिए शहर आते जाते हैं ना। लगभग 25 किलोमीटर के दायरे से लोग साइकिल या अन्य साधनों से रायपुर में काम करने के लिए आते हैं। ये हो गया रायपुर में मजदूर की स्थिति, है ना। बच्चों अब बात करेंगे काम की तलाश में शहर की ओर प्रवास करने वाले लोगों के बारे में, है ना। जो काम खोजने के चक्कर में पूरा शहर में चले जाते हैं और वहीं काम करने लगते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग खेती पर ही निर्भर होते हैं, लेकिन खेती में अनिश्चितता, विस्थापन और रोजगार की कमी के कारण लोग शहरों की ओर आने लगते हैं, क्योंकि खेती में उतना उनको फायदा नज़र नहीं आता है, तो गांव के लोग शहर में आ जाते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा जाति और अन्य समुदायों के लोग भी शहरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार रायपुर शहर की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों में 49% अनुसूचित जाति, 26% अन्य पिछड़ा वर्ग और 13% अल्पसंख्यक और 9%
अनुसूचित जनजाति और 2% अन्य वर्ग के लोग हैं। इतने लोग आए हैं कमाने खाने के लिए, है ना, बड़े शहरों में। जनगणना 2011 के अनुसार रायपुर नगर निगम में लगभग 3.76 लाख कामकाजी लोग थे। इनमें कुछ लोग वेतन या मजदूरी पर काम करते थे और कुछ अपना खुद का व्यवसाय करते थे, करीबन 3 लाख लोग, है ना। भारत के शहरी क्षेत्रों में लगभग 40% लोग स्वरोजगार में लगे होते हैं। 40% लोग अपना खुद का रोजगार चलाते हैं ना। लगभग 50% लोग वेतन पर काम करते हैं और बाकी लोग अस्थायी या दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। रायपुर की स्थिति भी लगभग ऐसी ही है जैसे भारत की स्थिति है। शहरों में रोजगार पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग मजदूर मंडियों या चौराहों पर इकट्ठा होते हैं और जहां उन्हें काम मिलने की उम्मीद रहती है वहाँ चले जाते हैं। तो इस तरह से एक मजदूर की स्थिति होती है। बच्चों, अब बात करेंगे हम स्वरोजगार प्राप्त श्रमिक। आखिर ये होता क्या है? स्वरोजगार वे लोग होते हैं जो किसी के अधीन काम नहीं करते हैं ना, बल्कि अपना काम खुद ही करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई सब्जी बेचने वाला है, सब्जी विक्रेता है ना, जो थोक बाजार से सब्जियां खरीद कर शहर में घूम घूम कर बेचता है, वे किसी मालिक या कर्मचारी नहीं होते हैं ना, किसी के मालिक नहीं होते ना कर्मचारी नहीं होते, बल्कि अपनी मेहनत से कमाई करते हैं। हालांकि इस प्रकार की आय जो है निश्चित नहीं होती, कभी बिक्री अधिक होती है तो कभी कम होती है, इसलिए पैसा कम या ज़्यादा हो सकता है। ऐसे लोगों को काम करते समय किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती, जैसे दुर्घटना बीमा, भविष्य निधि या पेंशन आदि। तो ये जो सुविधा है इन लोगों को नहीं मिलती, स्वरोजगार वालों को। अब हम बात करेंगे अकुशल श्रम, है ना, अनस्किल्ड लेबर, जो कोई चीज़ सीखे नहीं रहते। शहरों में छोटे छोटे काम करने वाले लोग अकुशल श्रमिक कहलाते हैं। जैसे छोटा छोटा काम, जैसे मजदूरी, ढुलाई, सफाई, मरम्मत आदि कार्य करने वाले लोग, है ना। इनमें से अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, जो कोई चीज़ सीखे नहीं रहते एकदम। इनके पास कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं होता है और ना ही रोजगार की कोई निश्चित व्यवस्था होती है, इसलिए इनकी आय भी अनिश्चित रहती है। कभी कम पैसा मिल गया, कभी ज़्यादा मिल गया, ऐसा इनको एक परमानेंट उनको पेमेंट नहीं मिलता है। पढ़ने समझने के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे प्रतिदिन इस प्रकार के पचड़े में कितने लोग पढ़ते हैं, है ना। इनमें महिलाओं का प्रतिशत कितना होता है, आपके लिए प्रश्न है। और रोज आने वालों में से कितनों को काम मिलता है, इस तरह के जो लेबर होते हैं उनको। अब हम बात करेंगे कुशल स्किल्ड, है ना, कुशल श्रम। ये कुशल श्रम आखिर क्या होता है, स्किल्ड लेवल क्या होता है, इसको समझेंगे। कुशल श्रमिक वे होते हैं जिनके पास विशेष योग्यता या प्रशिक्षण होता है, जो ट्रेनिंग लिए रहते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, शिक्षक, इंजीनियर, तकनीकी कर्मचारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना, आदि। ऐसे लोगों को व्यवस्थित कार्य स्थल, निश्चित वेतन और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। वे अपनी आय का एक भाग खर्च करते हैं और शेष भाग को भविष्य के लिए बचाते हैं। इनके पास परमानेंट पैसा आता रहता है कंटिन्यू, और ये बचाते भी हैं, खर्च भी करते हैं। मजदूरी दरों का उदाहरण, है ना, मजदूरी दरों को समझते हैं। रायपुर के एक क्षेत्र में अलग अलग कार्यों के लिए मजदूरी अलग अलग हो सकती है। जैसे नियमित कारखाना में जो काम करता है मजदूर, उसको 7,000 से लेकर 15,000 प्रति महीना मिलता है। दिहाड़ी मजदूर जो दिहाड़ी काम करता है उसको 150 रुपये से 200 रुपये प्रतिदिन मिल सकता है। कुशल दिहाड़ी मजदूर को 300 से 400 मिल सकता है। जैसे मिस्त्री उस्त्री रहते हैं उनको। घरेलू मजदूर है उसको 1500 से 4,000 प्रति महीना मिल सकता है। और होटल कर्मचारी है उनको 200 से 300 रुपया प्रतिदिन मिल सकता है। और महिला मजदूरों को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी दिया जाता है, ये भी हमको पता है। बच्चों, हम बात करेंगे उत्पादन की व्यवस्था के बारे में, है ना। उत्पादन की प्रक्रिया को चलाने के लिए 4 कारकों की आवश्यकता होती है। कोई भी उत्पादन करते हैं तो हमको 4 तरह की चीज़ें जो हैं ज़रूरत पड़ती है। हमने पहले समझा भूमि, जो कोई भी उत्पादन के लिए ज़रूरी है। दूसरा है श्रम, तीसरा है पूंजी, पूंजी मतलब पैसा, और चौथा है उद्यमिता, मतलब उस सभी चीज़ों को मैनेज करने वाला, है ना। अब तक भूमि और श्रम के बारे में हमने आपको बताया, है ना। उत्पादन के लिए श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। कुछ कामों में अधिक प्रशिक्षित श्रमिक चाहिए, यानी जो सीखे रहते हैं, और कुछ कामों में सामान्य जो श्रमिक है वो भी चल जाते हैं, जो कुछ भी नहीं सीखे हैं। श्रम केवल हाथ से किया गया काम नहीं होता है, बल्कि मानसिक श्रम भी इसमें शामिल होता है, यानी दिमाग का काम भी होता है। हर उत्पादन कार्य में श्रमिकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है ना। अब हम बात करेंगे पूंजी। आखिर ये पूंजी क्या होता है? पूंजी 2 प्रकार की होती है ना। एक है, पहला नंबर का जो पूंजी है, स्थायी या भौतिक पूंजी।
इसमें वे वस्तुएं आती हैं जो लंबे समय तक उपयोग में आती है, जैसे मशीनें, औजार, भवन, उपकरण, फैक्ट्री की मशीनें आदि। ये उत्पादन में बार बार काम आती है। मशीन जो है बार बार काम आती है, अगर एक बार मशीन लग गया तो काम आएगा बार बार, और जल्दी समाप्त नहीं होती है। दूसरा है कामकाजी पूंजी या अस्थायी पूंजी। इनमें कच्चा माल और पैसा शामिल होता है, जैसे कपास, लकड़ी, लोहे का सामान, सीमेंट, ईंट आदि। कच्चा माल उत्पादन में उपयोग होकर समाप्त हो जाता है, इसलिए हर बार नए उत्पादन के लिए इसे दोबारा खरीदना पड़ता है। अभी कच्चा माल जो है कुछ बना देंगे तो ख़त्म, फिर दोबारा लाना पड़ेगा कच्चा माल। उत्पादन का चक्र कैसे चलता है समझते हैं। उत्पादन की प्रक्रिया एक चक्र की तरह होती है। जैसे कच्चा माल खरीदा जाता है, फिर वहाँ मजदूर लोग काम करते हैं, फिर उसके बाद उससे कोई नया वस्तु बनता है, उत्पादन होता है, फिर उसको बाज़ार में बेच देते हैं, फिर उससे हमको पैसा मिलता है, और उसी पैसे से फिर हम जो है कच्चा माल खरीदते हैं, फिर उत्पादन होता है। इसी तरह से ये प्रक्रिया चलता जाता है ना। स्थायी पूंजी और कामकाजी पूंजी की व्यवस्था आखिर करेंगे कैसे, है ना। पूंजी के लिए तो कुछ चाहिए, पैसा चाहिए ना, तो कहाँ से पैसा आएगा। किसी भी उत्पादन कार्य को चलाने के लिए दोनों प्रकार की पूंजी की आवश्यकता होती है ना, स्थायी पूंजी और अस्थायी पूंजी। तो लोग अपनी पूंजी स्वयं भी लगा सकते हैं, अपना पैसा लगा सकते हैं, या बैंक, सहकारी संस्था या अन्य वित्तीय संस्थान से ऋण भी लेकर अपना काम चालू कर सकते हैं। ऋण लेने पर ब्याज देना पड़ता है बैंक को, और अलग अलग संस्थाओं की ब्याज दरें अलग अलग होती हैं। कोई कम ब्याज में पैसा देता है, कोई ज़्यादा ब्याज में। तो बैंक की ब्याज दर अपेक्षाकृत कम होती है, जबकि साहूकारों की ब्याज दर बहुत अधिक होती है। अब हम समझते हैं उद्यमिता आखिर क्या होता है, उद्यमिता का अर्थ क्या है ना। तो यह जो है भूमि, श्रम और पूंजी का सही ढंग से उपयोग करने की क्षमता है। उद्यमी वही व्यक्ति होता है जो उत्पादन का निर्णय लेता है, यानी मालिक या कंपनी का मालिक, जो जोखिम उठाता है, बाजार की मांग को समझता है, लाभ या हानि दोनों की जिम्मेदारी लेता है। अगर वो कोई चीज़ काम कर रहा है तो नुकसान को सहता है और फायदा को भी सहता है। उद्यमी छोटा दुकानदार भी हो सकता है और बड़े फैक्ट्री का मालिक भी हो सकता है, जैसे जैम कुम और उनका व्हाट्सएप कंपनी। बच्चों, अब हम बात करेंगे जैम कुम और व्हाट्सएप की कहानी की। जैम कुम ने पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ समय तक अलग अलग जगह काम किया। इसके बाद उन्होंने सेंट जोन्स स्टेट यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी टेस्टर के रूप में काम किया। इसी दौरान उन्होंने मुलाकात की ब्रायन एक्टन से, है ना, जो कंप्यूटर इंजीनियर थे। यह मुलाकात जैम कुम के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ बनी। इसके बाद जैम कुम को याहू कंपनी में इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर की नौकरी मिली। यहाँ उन्होंने तकनीकी कार्य सीखे और अनुभव प्राप्त किया। सन 2007 में जैम कुम ने याहू की नौकरी छोड़ दी और एक आईफोन खरीदा। उन्होंने देखा कि मोबाइल में मैसेज भेजने का तरीका और बेहतर बनाया जा सकता है। एक दिन उन्हें यह विचार आया कि ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन बनाया जाए जिससे लोग बहुत आसानी से एक दूसरे को संदेश भेज सकें। उन्होंने कई बार कोशिश की, कई बार असफल भी हुए, लेकिन अंत में व्हाट्सएप बनाने में सफल हुए। इस काम में उनके मित्र और एक निवेशक ने पैसा लगाया। कुछ ही समय में व्हाट्सएप पूरी दुनिया में बहुत लोकप्रिय हो गई। यह कहानी बताती है कि ज्ञान, मेहनत और पूंजी और साहस मिलकर कैसे एक बड़ा उद्यम। बच्चों, अब हम बात करेंगे एक राइस मिल के बनने के बारे में, है ना। एक राइस मिल कैसे बनता है। राजेंद्र नाम का एक छोटा व्यापारी कई वर्षों से अनाज का व्यापार कर रहा था। उसने अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए एक राइस मिल खोलने का निर्णय लिया। राजेंद्र के पास अपनी भूमि थी, लेकिन मशीन, भवन और फर्नीचर जैसी चीज़ों के लिए उसे पूंजी यानी पैसे की आवश्यकता थी। इसलिए उसने बैंक से ऋण लिया। यह उसकी स्थायी पूंजी थी। इसके अलावा मजदूरी, बिजली बिल, कच्चा माल और अन्य खर्चों के लिए उसने अपना पैसा लगाया। यह कामकाजी पूंजी थी। तो उसने इस बिजनेस में क्या किया, दो तरह की पूंजी लगाया, है ना। सरकारी योजना के अंतर्गत राजेंद्र को लघु उद्योग के रूप में सहायता और छूट भी मिली। मिल में 20 से 30 मजदूर काम करते हैं, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। कुछ मजदूरों को दिहाड़ी मजदूरी मिलती है, जबकि कुछ कर्मचारियों को मासिक वेतन और बीमा जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। आधुनिक मशीनों के कारण मिल में पूरे साल उत्पादन चलता रहता है। सरकार द्वारा
धान उपलब्ध कराया जाता है और उससे चावल तैयार करके सरकारी गोदामों में भेजा जाता है। सरकार समय पर भुगतान भी करती है। इस सहायता के कारण राजेंद्र ने साहस करके मिल स्थापित किया। इसी को कहते हैं। बच्चों, अब हम बात करेंगे एक चाय नाश्ते की दुकान के बारे में, है ना। रायपुर के एक व्यस्त इलाके में रमेश चाय नाश्ते की दुकान चलाता है। उसने बताया कि दुकान शुरू करने के लिए उसे बर्तन, गैस सिलेंडर और लकड़ी का स्टॉल खरीदना पड़ा। इन चीज़ों के लिए रमेश ने अपने रिश्तेदारों से 10,000 रुपये उधार लिए। यह उसकी स्थायी पूंजी थी। रमेश की दुकान की मासिक आय व्यय सरल समझ, है ना। समझते हैं कि उनका कितना आय और कितना व्यय होता है। तो आय, प्रतिदिन चाय और नाश्ते की बिक्री 2,000 रुपये की। महीने में 26 दिन काम करने का कुल आय कितना हुआ? 52,000 रुपये। व्यय यानी खर्च कितना हुआ? दुकान का और भूमि का किराया 3,000 रुपये। कच्चा माल, दूध, बेसन, तेल आदि का 24,000 रुपये। सहायक का वेतन, जो हेल्पर रहता है काम करने के लिए, उसका 4,000 वेतन। बिजली शुल्क 1,000 रुपये। कर्ज का ब्याज 200 रुपये। मरम्मत व अन्य खर्च 800 रुपये। कुल खर्च है 33,000 रुपये। और लाभ और बचत को समझते हैं। दुकान मालिक के पास शेष बचे पैसे, तो 52,000 में 33,000 अगर कम करेंगे तो 19,000 रुपये बचता है। क्योंकि यह उसका स्वयं का रोजगार है, इसलिए उसे अपने परिवार के खर्च के लिए लगभग 16,000 रुपये की आवश्यकता होती है। इस प्रकार वह हर महीने लगभग 3,000 रुपये की बचत करता है। इस बचत से यह भविष्य में अपनी दुकान को बड़ा करना चाहता है। समझने के लिए कुछ प्रश्न है ना। इन उदाहरणों में स्थायी पूंजी और कामकाजी पूंजी को पहचानिए, जो मैंने आपको उदाहरण दिया था। और किसी एक व्यापारी से बात करके यह जानिए कि उसे व्यवसाय चलाने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती है। ये आपके लिए काम है, आप पूछ के पता करिए। धन्यवाद। बच्चों, अब जानेंगे इस पाठ के सारांश के बारे में। किसी भी उत्पादन कार्य के लिए भूमि, श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। इन सभी की व्यवस्था कौन करता है? उद्यमी करता है ना। उद्यमी मतलब जो उस पूरे व्यवस्था को संभालता है। श्रम शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का होता है। पूंजी 2 प्रकार की होती है, एक स्थायी पूंजी और दूसरा है कामकाजी पूंजी। अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को अलग अलग मजदूरी और सुविधाएं मिलती है। जो कुशल मजदूर हैं उनको ज़्यादा पैसा मिलता है, जो अकुशल हैं उनको कम पैसा मिलता है। रायपुर में बड़े उद्योग, छोटे व्यवसाय और दुकानें और सेवा क्षेत्र सभी प्रकार की उत्पादन गतिविधियां देखने को मिलती हैं। इसलिए रायपुर तेज़ी से विकसित होता हुआ शहर बन गया है।